राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है या इंटरव्यू में बच्चों से पूछा जाता है कि जो नई दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई है 1973 में, उस संहिता का इसके पहले जो संहिता चल रही थी 1898 की, यानी 1898 में हमारे यहाँ एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा था जिसको रिप्लेस करके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को लाया गया है। तो 1973 का क्या विशेषता, कुछ तो जरूर इसमें विशेषताएं रखी गई होंगी, तभी पुरानी संहिता को हटाया गया है। पुरानी संहिता में जो बातें लिखी गई थी वो समय और परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त नहीं रह गई, उनमें कुछ कमियां हो गई, कुछ अनावश्यक प्रोविजन हो गए, जिसे हटा करके पूरी की पूरी संहिता को ही रिप्लेस किया गया और नई संहिता बनाई गई। एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जब कभी कोई नई संहिता बनाई जाती है किसी पुरानी संहिता के स्थान पे, तो जब बहुत बड़े पैमाने पे उसमें कमी हो जाती है तभी दूसरी संहिता उसकी जगह पे बनाई जाती है। अन्यथा इसको आप वैसे ही समझिए कि आपने कोई मकान बनवाया और कोई मकान बनवाया, उसमें कुछ कमी आ गई, कहीं कुछ प्लस्तर में कमी आ गई, लगता है कुछ चीज़ें उसमें अभाव हो गया, थोड़ा सा तोड़ के कमरा लंबा करना चाहिए या चौड़ा करना चाहिए, तो आप तुरंत पूरा मकान नहीं ढहा देंगे कि पूरा मकान ही गिरा दें। उतने पार्ट्स का मरम्मत करवा देंगे, उसकी रिपेयरिंग करवा देंगे, उतना कुछ नया एक्स्ट्रा करवा देंगे उसमें। उसी तरह से जब कोई विधि किसी विषय पर बनी होती है, कोई लॉ बना होता है, तब उसमें अगर कुछ कमी होती है, कुछ अनावश्यक चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, उसमें इंसर्टेड किया जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में संशोधन, प्रतिस्थापन और उसमें अंतः स्थापित किया जाता है। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पे कोई संहिता, ठीक है, बदलाव की मांग करने लगे, लिखी गई बातें समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल ना रह जाएं, तब ऐसी स्थिति में उस संहिता को हटा करके नया लाया जाता है। जैसे कोई मकान बहुत जर्जर हो गया, बहुत पुराना हो गया, बड़ा पुराना मॉडल हो चुका है, ठीक है, अब उसमें बिल्कुल से परिवार ज़्यादा हो गए हैं, वो रहने लायक नहीं रह गया है, या इतना ज़्यादा जर्जर कभी गिर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको हटा करके नया मकान वहाँ पे लाया जाता है। उसी तरह से जो नई संहिता आई दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसके पहले जो संहिता थी दंड प्रक्रिया संहिता 1898, जिसमें 565 धाराएं थी। कितनी धाराएं? 565 धाराएं, 46 अध्याय और 5 अनुसूची में बटा हुआ था। यानी कितने चैप्टर्स थे? 46 चैप्टर्स, 5 शेड्यूल्स और 565 सेक्शंस, 565 धाराएं। उस संहिता को रिप्लेस करके नई संहिता लाई गई दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें मात्र 37 अध्याय यानी 46 अध्याय की जगह 37 रखा गया, 565 धारा की जगह 484 धारा रखा गया और 5 शेड्यूल की जगह पे मात्र 2 शेड्यूल रखे गए। तो इस संहिता की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, वो मत भूलिए। ठीक है, और अगर किसी को शॉर्ट स्क्रीन लेना है इसका तो ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए, तो अब मैं इस पे विशेषता बताता हूं। प्रमुख विशेषताओं का जिक्र मैंने किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाना। देखिए, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये एक बहुत बड़ी विशेषता जोड़ी गई कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया। यानी जो आप सीआरपीसी में देखते हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट्स हैं धारा 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, धारा 6 में दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं, दांडिक न्यायालय है। और दोनों को 1973 से पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता था।
यानी जो डीएम एसडीएम होता था उसी डीएम एसडीएम को न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां प्राप्त थीं और वो अपराधों का ट्रायल भी करता था, उसे सजा सुनाने की भी पावर मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको 1973 की संहिता से खत्म कर दिया गया और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट था उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट से न्यायिक मजिस्ट्रेट को अलग कर दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किससे किसको अलग किया गया है, तो कार्यपालक से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अलग किया गया है, ना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालक को अलग किया गया है। ये ध्यान देना, अन्यथा आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अलग किए जाने का प्रावधान भाग 4 के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत जो डीपीएसपी के नाम से जिसको हम जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भाग 4 जाना जाता है संविधान का, उसके अनुच्छेद 50 में लिखा गया था कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से न्यायिक मजिस्ट्रेट को पृथक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कब किया गया? 1973 में। सीधे 23 साल लग गया अलग करने में। फिलहाल वर्तमान में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अलग हैं, डीएम एसडीएम आप अलग देखेंगे, तहसीलदार नायब तहसीलदार का न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग है जिसको हम जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड और सीजीएम के नाम से जानते हैं। महानगर क्षेत्र में हम उसको एमएम यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सीएमएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता यह है कि तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया, यानी 3rd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी पहले होता था, वो पद भी खत्म कर दिया गया। अब सबसे छोटा पोस्ट भारत में अगर कोई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, ठीक है, क्रिमिनल मजिस्ट्रेटों में, तो वो है 2nd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2nd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी पद खत्म कर दिया गया है, केवल यहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। तो यदि आप जज बनते हैं, क्रिमिनल चार्ज आपको दिया जाएगा, तो तुरंत आप जेएम फर्स्ट का रैंक आपको मिल जाएगा, जेएम सेकंड का नहीं। लेकिन यूपी में, अदर स्टेट में जेएम सेकंड बनेंगे आप। ठीक, जूरी न्यायालय समाप्त कर दिया गया। जूरी न्यायालय को भी एविडेंस की धारा 166 में आप देखेंगे तो जैसे 165 में अदर कोर्ट्सों को क्वेश्चन पूछने की पावर दी गई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाने की पावर दी गई थी, उसी तरह से जूरी न्यायालय को भी पावर मिला हुआ था। लेकिन जूरी कोर्ट ही जब खत्म कर दिया गया 1973 से, तो जूरी न्यायालय की पावर का भी कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए मैं एविडेंस पढ़ाते समय आप लोगों को बताता हूं कि धारा 166 का कोई व्यवहारिक मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जूरी कोर्ट ही अब नहीं रह गई है। ठीक, तो ऐसा मकान रह गया है जिसमें कोई व्यक्ति रहने वाला नहीं है, तो उस मकान का क्या मतलब, जिसमें कोई रहने वाला ना हो। ठीक, उसके बाद है धारा 50(1)(2), यानी धारा 50 सीआरपीसी का क्या कहता है? धारा 50 में कहा गया गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी को जानने का अधिकार, और यदि वो अपराध जमानती है तो जमानत के बारे में उसे सूचना दिए जाने का अधिकार है कि अपराध जमानते, आप जमानत देने के लिए तैयार हो तो हम आपको जमानत पे छोड़ देंगे। ये भी उसका राइट है कि जब कभी उसको अरेस्ट किया जाए तो अरेस्टिंग का रीजन बताया जाए, क्यों गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा राइट ये है कि यदि अपराध अवेलेबल है तो उसे जमानत पे छोड़े जाने का भी राइट है, ये भी उसे बताया जाए। ये सब नई संहिता की विशेषता है, ये सब पुरानी संहिता में नहीं लिखी हुई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है साक्ष्यों को डाक से समन भेजने की व्यवस्था की गई। अब वर्तमान में आप देखेंगे सेक्शन 69 में, ठीक है, चैप्टर 6 का सेक्शन 69 जो है अंतिम धारा है, जिसमें बताया गया है कि साक्ष्यों पे, गवाहों पे जनरल समन जारी करने के साथ साथ यदि कोर्ट चाहे तो डाक से भी, रजिस्टर्ड डाक से भी समन भेजा जा सकता है। ठीक, उसके बाद है 60 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश न होने पे जमानत पे छूटने का राइट। आप देखेंगे सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 के खंड का के उपखंड 1, ठीक है, धारा 167 के उपधारा 2 के खंड का के उपखंड 1 और 2 के अंतर्गत 90 दिन या 60 दिन के भीतर यदि चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, ठीक है, गिरफ्तारी की तारीख से, तो आरोपी व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि उसे जमानत पे छोड़ दिया जाए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आरोपी व्यक्ति का यह राइट होता है कि गिरफ्तारी की तारीख से यदि 60 दिन या 90 दिन के भीतर चार्जशीट नहीं पेश की जाती है तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाए। ये 60 दिन और 90 दिन का नियम कब लागू होता है? जब किसी व्यक्ति पे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय अपराध का आरोप हो तो 90 दिन के भीतर, और अगर 10 वर्ष से कम के कारावास दंडनीय अपराध का आरोप हो, ठीक है, यानी लेस देन 10 ईयर्स
से जुड़ा हुआ अपराध है, यानी उसके लिए सजा है, तो 60 दिन के भीतर यदि गिरफ्तारी की तारीख से चार्जशीट नहीं पेश की जाती है तो उसका राइट होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसे बेल आइजा राइट दे दिया जाए। और इसी सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 के क्लाज ए का जो सब क्लाज 1 और 2 है, इसी को स्टिट्यूटरी बेल भी कहते हैं, इसी को डिफॉल्ट बेल भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद धारा 206 में छोटे मामलों का मतलब है वहां पे 1000 रुपए की जुर्माने से दंडनीय कारावास, मतलब वो जुर्माने से दंडनीय अपराध, यानी ऐसा अपराध जिसके लिए सजा 1000 रुपए तक का जुर्माना हो, उसमें आरोपी व्यक्ति को, ठीक है, डाक के माध्यम से जुर्माने की रकम कोर्ट में भेज करके घर बैठे उसे दोषी होने का अभियोग करने की छूट दी गई है। उसके बाद तस्करी, कालाबाजारी एवं समाज विरोधी अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे भी धारा 110 के तहत हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है और उससे प्रतिभूति सहित बंध पत्र निष्पादित करने पे ही छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो धारा 110 में जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर से यानी अभ्यासिक अपराधी से, ठीक है, प्रतिभूति सहित बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाता है। उसमें तस्करी, कालाबाजारी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना भी जोड़ दिया गया। उसके बाद 154 का सब सेक्शन 2 और 3 है, जिसमें 154 FIR धारा अध्याय 12 की पहली धारा 154 जिसमें FIR लॉज होता है। FIR की कॉपी सूचनादाता को निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया। ये निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान पहले नहीं था। दूसरा ये कि यदि धारा 154 को धारा 1 के तहत थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा FIR नहीं दर्ज की जाती है तो आप डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से SP को भी अपनी आपत्ति भेज सकते हो, अपनी दुख दर्द भेज सकते हो कि साहब हमारा FIR लॉन्च कर लिया जाए। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में पेश किया जा सकता है, यानी जब कभी आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिकारतावान किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जा सकता है, यहाँ तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, जिसको तत्समय न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हों और वो उसको जमानत पे भी छोड़ने का राइट होता है। यानी अपराध बाराबंकी में किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा और उसको गिरफ्तार किया गया लखनऊ में, तो लखनऊ के कोर्ट में पेश कर सकता है और लखनऊ का कोर्ट भी उसे जमानत पे छोड़ सकता है। यही संहिता की विशेषता है, पहले संहिता में ऐसा नहीं था। फिर है कानूनी सहायता। कानूनी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। धारा 304 में आप देखेंगे तो फ्री लीगल एड की बात की गई है, ये प्रावधान पहले नहीं था। हाँ, फ्री लीगल एड की बात जरूर संविधान में किया गया था, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई थी, लेकिन आर्टिकल 39A का जो प्रावधान था वो पार्ट 4 में था, जिसको जो इन्फोर्सेबल नहीं था। ठीक, फिलहाल वर्तमान में लोअर कोर्ट के सेशन कोर्ट के साथ साथ लोअर कोर्ट में भी फ्री लीगल एड देने की बात अभियुक्तों को की गई है CRPC की धारा 304 में। फिर है रिमांड अवधि का कारावास में मुजरा। ठीक है, यानी मुजरा का प्रावधान किया गया। हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह है कि मुजरा क्या होता है। मुजरा का मतलब है यहाँ पे जिसको सेट ऑफ कहते हैं, सेक्शन 428 CRPC में किया गया, सेक्शन 428 428 में। मुजरा का मतलब है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी। ठीक है, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि विचारण के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल के पेंडिंग रहने के दौरान जितनी अवधि तक आरोपी व्यक्ति जेल में रहा है वो अवधि उसका, जब उसे उस अपराध में सजा सुनाया जाएगा तो उसकी कारावास की अवधि में कम कर दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी के आरोप में 2 साल तक जेल में रहा, 2 साल बाद उसका जजमेंट आता है, उसे 2 साल की सजा या 3 साल की सजा दी जाती है, तो जितने दिन वो जेल में रहा है वो अवधि उसमें से कम कर दिया जाएगा। इसलिए मुजरा हर अपराधों में लागू नहीं होता है, यानी मुजरा मृत्युदंड में लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका मुजरा हो ही नहीं पाएगा। तो ये नई संहिता की विशेषता है मुजरा। हाँ, मुजरा का प्रावधान CPC में भी होता है जुर्माने की रकम से। ठीक है, आदेश 8 नियम 6 ऑर्डर 8 रूल 6 के तहत CPC में भी मुजरा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है सेशन न्यायालय में प्रारंभिक जांच को त्याग दिया गया। पहले सेशन न्यायालय में प्रारंभिक जांच होता था, अब सेशन न्यायालय में प्रारंभिक जांच को खत्म कर दिया गया है, सीधे वहां पे ट्रायल शुरू होता है। ठीक, उसके बाद अंतर्वर्ती आदेश का पुनरीक्षण नहीं। आप जब रिवीजन का सेक्शन पढ़ेंगे, रिवीजन में आपको मिलेगा कि जो इंटरलोकेटरी आर्डर होते हैं, इंटरलोकेटरी आर्डर इज नॉट रिविजनेबल। ठीक है, यानी अंतर्वर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य नहीं होते हैं।
तीन तरह के आदेश होते हैं, एक अंतिम आदेश, एक अंतर्वर्ती आदेश, एक अंतरिम आदेश। ठीक है, इंटरलोकुटरी आर्डर, इंटरिम आर्डर और फाइनल आर्डर। अंतर क्या है? इंटरलोकुटरी आर्डर का मतलब होता है ऐसे आर्डर जो किसी भी कार्रवाई को संचालित करने के लिए पास किए जाते हैं, आनुषंगिक कार्रवाइयों के रूप में आदेश जारी किए जाते हैं। जैसे कार्रवाई के दौरान किसी पार्टी के आवेदन पे समन जारी किया जाना है, कमीशन जारी किया जाना है, किसी से दस्तावेज मंगाए जाने का आदेश दिया जाना है, तो ये सब जो आर्डर कोर्ट जारी करता है, इस आर्डर को इंटरलोकुटरी आर्डर कहते हैं और ये आर्डर रिवीजन योग्य नहीं होता है। अंतरिम आदेश का मतलब होता है कि जो आदेश कार्रवाई के फाइनल होने पे यानी मामले के समापन पे दिया जाना है, अगर वही कार्रवाई मामले के समापन से पहले बीच में दे दिया जाए तो उसी को अंतरिम आदेश कहते हैं। ठीक, और अंतिम आदेश का मतलब कि जजमेंट सुनाए जाने के बाद जो फाइनल जजमेंट दिया जाना है वो अंतिम आदेश। जब उसी आदेश को यानी जजमेंट सुनाए जाने के बाद जो आदेश दिया जाना है वही आदेश कार्रवाई के बीच में दे दिया जाए तो अंतरिम आदेश। तो इंटरलोकुटरी आर्डर इज नॉट रिविजनेबल। ठीक है, यानी पुनरीक्षण योग्य नहीं है। फिर लिखा है 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय सभी अपराधों को समन मामला बना दिया गया और इनका ट्रायल समन ट्रायल अब होगा। यानी 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय जितने अपराध हैं वो सब समन मामले कहलाते हैं और इनका ट्रायल भी समन ट्रायल होता है। आप अध्याय 20 पढ़ोगे सीआरपीसी का, तो अध्याय 20 धारा 251 से 259 सब समन ट्रायल की प्रक्रिया बताई गई है और वो सभी समन अपराधों का होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है लास्ट में कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेट की शक्तियों में कमी कर देगी, यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था उसकी पावर में कमी कर देगी। पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थी, अब उसकी पावर को कम कर दिया गया। सीधे धारा 107 में 107, 8, 9, 10 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। फिर 133 में न्यूसेंस को रोकने के लिए पावर दिया गया है, 144 में दिया गया है। ठीक है, धारा 144 लागू करना, 144A में पावर दिया गया है, 145 में पावर दिया गया है, 147 में पावर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर्स को बहुत कम कर दिया गया। अब वो ट्रायल कोर्ट्स नहीं रह गया, कुछ प्रिवेंटिव नेचर के प्रावधानों को रोकने की पावर उसे दी गई है। इस तरह से आपने देखा कि नई संहिता की विशेषता क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का लेवल हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सोचा, उचित समझा कि इस पे वीडियो बना जाना जरूरी है, मैंने इस पे वीडियो बना दिया। आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, इसी तरह से वीडियो आपको और विषयों पे मिलते रहेंगे। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित हो रही हैं। जिस बच्चे को जिस भी क्लास की जरूरत हो, ठीक है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी उसकी सुविधा हो, उस तरह से वो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है और अपनी बात रख सकता है और जो भी क्लास उसको ज्वाइन करना हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो क्लास ज्वाइन कर सकता है।